वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे समाजशास्त्र बीए प्रथम वर्ष पेपर 2 के बारे में, और पेपर 2 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। यानी ये मॉडल पेपर है 2021 का। ध्यान रखेंगे, मॉडल पेपर है ये 2021 का। इसमें हमने ऐसे प्रश्नों को इंक्लूड किया है, ऐसे प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है जिनकी 2021 की परीक्षा में आने की 2021 की जो परीक्षा होगी उसमें आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ध्यान रखेंगे मित्रों, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप मेरा जो है पिछले ईयर का जो 2020 का हमने मॉडल पेपर बनाया था, और 2000 जो हमने 19 का मॉडल पेपर बनाया है, उन सभी मॉडल पेपर को देखेंगे और ये मॉडल पेपर देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमने आंसर की भी डाल रखी, जैसे 2018 का पेपर हुआ, 2019 का पेपर हुआ, 2020 का पेपर हुआ, इन सब की आंसर की भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो उन सभी को मिला लीजिए कि हमारे मॉडल पेपर से कितने प्रश्न फंसे हैं। तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कितने प्रश्न आपके फंस सकते हैं। साथ ही साथ मैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में और भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी बीच बीच में बताऊंगा। तो इसलिए मतलब ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, और लंबा होने के साथ ही साथ एक प्रकार से आपका रिवीजन होगा पूरे के पूरे पेपर का एक ही वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। तो आप एग्जाम जब निकट होगा तो आप इसको 2 से 3 बार वीडियो को देख लेंगे तो बिल्कुल इसमें से जितने प्रश्न मैं बताऊंगा वो आपके एग्जाम में अधिकतर जो है पूछे हुए होंगे और अधिकतर की पूछे जाने की संभावना होगी। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन सीरीज यानी वीडियो जो है बड़े ही महत्वपूर्ण है। लगभग 100 से अधिक प्रश्नों पर आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 100 से अधिक प्रश्न होंगे। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे लिखा तो है, लेकिन 100 से अधिक प्रश्नों पर हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। बीए प्रथम और समाजशास्त्र पेपर 2 है, मॉडल पेपर 2021 का। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगे। एकदम बेसिक से चलेंगे और एकदम से हीरो लेवल तक, तो जीरो से हीरो तक पूरा सफर होना है हम लोगों का। सर्वप्रथम मैं ये आपको बता दूं कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है उसका क्या नाम होता है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम होता है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर एंड चेंज। तो सोसाइटी कैसी है इंडिया की, यानी इंडियन सोसाइटी के बारे में हमको जानना होता है, और इंडियन सोसाइटी में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, उसकी संरचना कैसी है। तो भारतीय समाज की संरचना एवं परिवर्तन द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम होता है, जबकि प्रथम प्रश्न पत्र का नाम होता है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, यानी सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का परिचय। तो उसको हमने देख लिया मॉडल पेपर के रूप में। अब हम देख रहे हैं सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर में लगभग जो है आपसे जो चैप्टर होते हैं, लगभग मैं चैप्टर बताऊं तो पहला चैप्टर होता है भारतीय समाज की संरचना, धर्म। तो भारतीय समाज की संरचना में धर्म आता है, तो धर्म उससे रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न होते हैं, कर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछा था दूसरा चैप्टर। तीसरा होता है पुरुषार्थ। चौथे चैप्टर के अंतर्गत संस्कार पढ़ते हैं। पांचवें के अंतर्गत हम आश्रम व्यवस्था पढ़ते हैं। छठवें के अंतर्गत हम ग्राम, कस्बा और नगर के बारे में पढ़ते हैं। सातवें के अंतर्गत ग्रामीण नगरीय संबंध के बारे में। आठवें के अंतर्गत दुर्बल वर्ग, जनजातियां एवं दलित समाज के बारे में हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ 9वें के अंतर्गत मित्रों हम अन्य पिछड़े वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, उनसे जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनको हम भी हर एक चैप्टर से हमने प्रश्नों को शामिल किया है, और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ठीक। 10वें चैप्टर के अंतर्गत हम भारतीय समाज में स्त्रियों की कैसी स्थिति है उसको चर्चा करते हैं। साथ ही 11वें के अंतर्गत भारत में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है उस पर हम चर्चा करते हैं, उससे प्रश्न पूछा आता है एग्जाम में। साथ ही साथ 12वां चैप्टर है जनसंख्या की संरचना एवं संबंधित मुद्दे, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूनिट 1 के इतने जो है आपके लगभग 12 चैप्टर होते हैं। यूनिट 2 के अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं। 2 ही चैप्टर बड़े ही विशाल होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। पहला चैप्टर होता है भारतीय संस्कृति विविधता में एकता। तो इंडियन जो संस्कृति होती है, इंडियन कल्चर, सॉवरेनिटी इन यूनिटी, मतलब विविधता में भी एकता है किसमें, यूनिट 2 में, मतलब भारत में। तो भारत में सांस्कृतिक विविधता जिस प्रकार से पाई जाती है, फिर भी भारत क्या है, एकता का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसके बारे में हमको अध्ययन करना होता है, उससे प्रश्न पूछा आता है। साथ ही दूसरा अध्याय के अंतर्गत सांस्कृतिक विविधता, भाषा में किस प्रकार से विविधता है और संजातीयता किस प्रकार से पाई जाती है। साथ ही साथ जाति संबंधी संजातीयता एवं विविधता किस प्रकार से पाई जाती है, ठीक। तीसरा यूनिट अब आता है। तीसरे यूनिट के अंतर्गत 3 अध्याय होते हैं। पहले अध्याय के अंतर्गत हम भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था क्या होती है, वर्ग व्यवस्था इसी के अंतर्गत। तो इंडिया में वर्ग व्यवस्था उतना हावी नहीं जितना कि क्या है, जाति व्यवस्था हावी है। तो इंडिया में जाति व्यवस्था अधिकतर होती है, और जाति और वर्ग के बीच में अंतर वगैरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। विवाह क्या होता है, दूसरा अध्याय है विवाह। विवाह से रिलेटेड, विवाह में भी कई प्रकार के विवाह, अंतर विवाह, बहिर्विवाह, अंतर विवाह, 50 विवाह, ठीक है। इस प्रकार से अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह,
प्रजापत्य विवाह, बहुत सारे विवाह होते हैं, विवाहों के प्रकार, उनका हम अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ संयुक्त परिवार तीसरे अध्याय के अंतर्गत पढ़ते हैं, यूनिट 3 के अंतर्गत। साथ ही साथ इकाई 4 यानी यूनिट 4 के अंतर्गत हम एक अध्याय के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत विवाह एवं परिवार के बारे में पढ़ते हैं कि मुस्लिम में विवाह का क्या प्रकार होता है, मुस्लिम में विवाह किस प्रकार से होता है, ईसाइयों में विवाह के प्रकार कौन से हैं, और जनजातीय क्षेत्रों में विवाह किस प्रकार से संपन्न होता है। तो ये सभी मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इतनी बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नों के ऊपर कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस हमने एक मोटे तौर पर आपको जो है लगे हाथ बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। चलिए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से होंगे आपके। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो धर्म के उत्पत्ति का सिद्धांत जो हमने बताया था आपको, धर्म के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की वीडियो अभी हमने 2-3 दिन पहले डाल रखी, 2-3 दिन पहले की पड़ी होगी, धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। उसमें हमने सारे सिद्धांतों को विस्तृत रूप से समझाया है। ठीक है, पूरे रूप से हमने समझाया। उसमें हमने जो आत्मवाद है, ठीक है, उसको हम विस्तार से हमने समझाया। आत्मवाद या जीववाद जिसको कहते हैं, किसने किया है उसका प्रतिपादन टायलर महोदय। तो जीववाद का प्रतिपादन कौन करते हैं? टायलर महोदय। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया था कि जीववाद जिसको हम क्या कहते हैं, एनिमिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, तो एनिमिज्म का प्रतिपादन किस समाजशास्त्री ने या फिर किस विद्वान ने किया था? तो किसने किया था? तो धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है जीववाद या फिर आत्मावाद, उसका प्रतिपादन कौन करते हैं? टायलर महोदय करते हैं। तो इसी से रिलेटेड इस प्रकार से 2021 में ये ऐसा प्रश्न बन सकता है कि धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत जो मानववाद था उसका प्रतिपादन करने वाले अध्येता है, यानी किसने किया था? तो टायलर हमने बता दिया किसके हैं। तो टायलर महोदय किसका प्रतिपादन करते हैं मित्रों? तो आत्मवाद या जीववाद का प्रतिपादन करते हैं टायलर महोदय। तो यहाँ पे मैरेट एक महोदय है, उन्होंने मानववाद, तो मैरेट महोदय के द्वारा मानववाद का प्रतिपादन किया गया। किसके द्वारा? मैरेट महोदय के द्वारा मानववाद का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। और प्रकृतिवाद एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रकृतिवाद के संस्थापक कौन है? तो मैक्स मूलर। अभी यहीं पे हम आगे प्रश्न भी इसको हमने इंक्लूड करा है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न देखिए कि धर्म की व्याख्या के लिए पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले विचारक हैं। तो धर्म की व्याख्या के लिए पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले विचारक का नाम है दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम इनका पूरा नाम है मित्रों, ध्यान रखेंगे। इमाइल दुर्खीम ने धर्म की व्याख्या करते हुए पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा दी है, यानी कॉन्सेप्ट दिया है किसका? पवित्र का। और अपवित्र का किससे संबंधित है? ये दोनों तो धर्म की उत्पत्ति से संबंधित, सिद्धांत से संबंधित है। ठीक, जो कि दुर्खीम के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैक्स मूलर के धर्म के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखेंगे, जो मैक्स मूलर महोदय थे उनके सिद्धांत को हम प्रकृतिवाद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो नेशनलिज्म, प्रकृतिवाद के नाम से जानते हैं, नेचरलिज्म इसको हम बोल सकते हैं। तो प्रकृतिवाद के नाम से जानते हैं मैक्स मूलर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को, जो कि किससे संबंधित है? धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। चले, तो ये कहाँ है? प्रकृतिवाद, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। चले, अगला प्रश्न आपके सामने है। एक प्रश्न पूछा आता है कि धर्म जो होता है, धर्म क्या होता है? धर्म की उत्पत्ति, चले यहाँ पे देखिए पूछा जाता है प्रश्न कि धर्म की उत्पत्ति के प्रकृतिवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो भी मैक्स मूलर है। समर्थक कौन है? मैक्स मूलर है। प्रकृतिवादी के कौन है? मैक्स मूलर है समर्थक, हमने बताया था। एक प्रश्न पूछा जाता है मित्रों कि धर्म जो होता है जनता के लिए अफीम है। ये प्रश्न जो है कॉमन सा है, हर परीक्षा में 18 से लेकर के 20 तक की परीक्षा में आप पेपर उठा के देखेंगे, सब में मिलेगा। तो धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा था। दुर्खीम ने धर्म से संबंधित अध्ययन अरुंटा जनजाति के पर किया है और टोटमवाद की विचारधारा दी। तो अरुंटा जनजाति पर टोटमवाद का विचार कौन दिया है? दुर्खीम महोदय ने दिया है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे साथ ही साथ, क्योंकि ये प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी परीक्षा के लिए दृष्टि से अगर देखेंगे हम। ठीक है, और भी प्रश्न बनते हैं धर्म को लेकर के कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से होता है अष्टांगिक मार्ग। ठीक, उसके बाद में हीनयान और महायान किस धर्म से के संप्रदाय हैं? तो बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। ठीक, तो इन सभी से प्रश्न भी पूछा सकता है। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे। एक पुस्तक होती है धर्म से संबंधित लेकर के कि दी गोल्डन बो। तो दी गोल्डन बो पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेम्स फ्रेजर जो है वो दी गोल्डन बो पुस्तक के लेखक हैं। दी गोल्डन बो पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स फ्रेजर महोदय हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि कर्म के सिद्धांत को
कर्म के सिद्धांत को पूर्णतः भाग्यवादी सिद्धांत किसने कहा? अब देखिए, कर्म के सिद्धांत को पूर्णतः भाग्यवादी सिद्धांत कहने वाले विद्वानों में आर्थर कीथ का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आर्थर कीथ, ऑप्शन इसका बा करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्म शब्द जो है, कर्म शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? मित्रों ध्यान होगा आपको, कर्म जो शब्द होता है वो संस्कृत भाषा का ही शब्द होता है। कर्म से क्या बनता है? काम बनता है। कर्म से क्या बनता है? काम। तो जो कर्म शब्द होता है संस्कृत भाषा के कर्म शब्द से ही बना है। अगर ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता दूसरे रूप से कि कर्म शब्द जो है संस्कृत भाषा के किस धातु से बना है, तो क्री धातु से बना है। किस धातु से? का, और यहाँ पे जो है रा, री वाला रा, तो क्री धातु से बना है क्या? कर्म शब्द। ध्यान रखेंगे इतनी बात। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे, कर्म जो होता है तत्सम शब्द है, और कर्म का जो है तद्भव क्या होता है? काम होता है। कर्म का तद्भव क्या होता है? काम होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि संचित कर्म का क्या आशय होता है? तो मित्रों, संचित कर्म का जो आशय होता है किससे होता है? पूर्व जन्म में किया गया कर्म। तो संचित मतलब इकट्ठा। अगर आपने पूर्व जन्म में यानी पहले जन्म में, इससे पहले जन्म में आपने अच्छा कर्म किया है तो आप आपको अच्छी चीजें मिल रही, आज अच्छा परिणाम मिल रहा उस कर्म का। तो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, ये एक जन्म पर ही नहीं हर जन्म पर लागू होता है। तो अगले जन्म में जो आपने कर्म किया था वो इकट्ठा हो जाता है, संचित हो जाता है। तो संचित कर्म का आशय होता है कि जो पूर्व जन्म में आपने काम किया था उसी का फल आज आपको मिल रहा है, तो वही होता है संचित कर्म। तो संचित कर्म कौन सा कर्म होता है? आपके जन्म से पूर्व आप जो जिस जन्म में रहे होंगे उस जन्म में जो कर्म किया गया आपके द्वारा उसी को संचित कर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। पूर्व जन्म में किया गया कर्म संचित कर्म कहलाता है। ठीक है। कर्म से संबंधित कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं कर्म टॉपिक से रिलेटेड कि द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, एक पुस्तक का नाम है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कृष्णन। कौन है? राधा कृष्णन की पुस्तक कौन है? द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कृष्णन। ध्यान रखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी पुस्तक बड़ी ही महत्वपूर्ण है, द रिलीजन ऑफ इंडिया। तो द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है मित्रों? मैक्स वेबर महोदय हैं द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। ठीक है। और एक प्रश्न पूछा गया था 2018 की परीक्षा में कि गीता में कर्म के कितने भेद बताए गए हैं? तो कर्म के कितने प्रकार यानी कितने प्रकार या भेद बताए गए हैं गीता में? तो गीता में 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया। कितने प्रकार के कर्मों का? 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख गीता में किया गया है। ध्यान रखेंगे इतनी बात को। ठीक। और साथ ही साथ कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जीवात्माएं 4 प्रकार की होती हैं, वो कौन कौन सी प्रकार होते हैं? तो जीवात्माएं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मुक्त जीवात्माएं, नित्य जीवात्माएं, मुमुक्ष जीवात्माएं और बुद्ध यानी बद्ध जीवात्माएं। ठीक है। तो मुक्त, नित्य, मुमुक्ष और बद्ध, ये 4 प्रकार की जीवात्माएं होती हैं। और किस दर्शन में मिलता है? तो भारतीय दर्शन है वो, चैतन्य चरितावली नामक एक दर्शन है जिसको हम भारतीय दर्शन की उपाधि देते हैं, मतलब भारतीय दर्शन के अंतर्गत आता है। उसमें जीवात्मा को 4 प्रकार बांटा गया है। तो पहला जीवात्मा मुक्त जीवात्मा, दूसरी नित्य जीवात्मा, तीसरी मुमुक्ष जीवात्मा और चौथी बद्ध जीवात्मा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये सब कर्म से संबंधित टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न थे। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। क्या? सूची 1 का सूची 2 से क्या करिए? मिलान करिए तथा कूट में दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो किस प्रकार से मिलान करेंगे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दिया है। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये किसके पहलू होते हैं? तो पुरुषार्थ के पहलू होते हैं। ये कौन? चारों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम ये 3 तो मुख्य पहलू होते हैं। मोक्ष जो होता है इन्हीं तीनों पर आधारित होता है। मोक्ष जो होता है धर्म, अर्थ, काम इन तीनों पर आधारित होता है। कौन? मोक्ष। जब आपका धर्म सही होगा, आपके मतलब धर्म मतलब क्या होता है? धर्म का आशय होता है कर्तव्यों का निर्वाह। अगर आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही तरीके से किया। दूसरा धर्म, दूसरा क्या आता है? अर्थ। अगर आपने भौतिक संसाधनों की प्राप्ति कर ली, अर्थ आपके पास है, तो जब अर्थ होगा तभी धर्म आप सही से चला पाएंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाएंगे। तो भौतिक संसाधनों की प्राप्ति करके कर्तव्यों का निर्वाह करने के बाद इंद्रियों की संतुष्टि अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसी व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। तो यही पुरुषार्थ की अवधारणा होती। पुरुषार्थ की अवधारणा क्या होती है कि कोई व्यक्ति हो वो भौतिक संसाधनों की प्राप्ति करते हुए कर्तव्यों का निर्वाह करे, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इंद्रियों की संतुष्टि कर ले अपने,
और जब इतने प्रकार के कर्म वो अपने जीवन में कर लेता है तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही होता है पुरुषार्थ, यही होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या होता है ये? पुरुषार्थ होता है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। ठीक, तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि धर्म किससे संबंधित है, तो कूट एक को कूट दो से मिलाना है हमको। तो धर्म का मतलब होता है मित्रों क्या? धर्म का मतलब होता है कर्तव्यों का निर्वाह करना। ऑप्शन इसका 4 में जाएगा, ए वाला 4 में चला गया। ठीक, अर्थ का मतलब क्या होता है? भौतिक साधनों की प्राप्ति, 3 में चला आया। काम का मतलब क्या होता है? इंद्रियों की संतुष्टि। इंद्रियां क्या होती है? मतलब आपका जो सारी चीज संभोग वगैरह फिर सेक्स वगैरह जो होता है वो आपका सब संतुष्ट हो जाए। काम मतलब क्या होता है? अपनी काम वासना मतलब हमेशा आपके मन में उत्पन्न ना हो और आपकी काम वासना पूर्ण रूप से जो है सुचारू रूप से हो जाए, तो उसी को काम पूर्ण रूप से माना जाता है। और कर्म जो होता है वो अलग होता है, काम अलग होता है। ठीक, ध्यान रखें, कर्म और काम समाजशास्त्रीय भाषा में दोनों अलग अलग पहलू होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। मोक्ष का मतलब क्या होता है? ब्रह्म की प्राप्ति। ठीक है, ब्रह्म की प्राप्ति मोक्ष होता है, ध्यान रखेंगे। धर्म का मतलब होता है कर्तव्यों का निर्वाह करना। काम का मतलब नहीं होता कर्तव्यों का निर्वाह करना। काम का मतलब होता है इंद्रियों की संतुष्टि, आपकी इंद्री संतुष्ट हो जाए, यही होता है काम। अगर काम कोई व्यक्ति मतलब अगर काम उसका सुचारू रूप से नहीं होता तो उसकी जीवात्माएं जो होती हैं वो इधर उधर जो है कहीं ना कहीं में भटकने लगती हैं और फिर से पुनः वो काम की इच्छा को लेकर के वो आत्माएं किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहती हैं। तो इसलिए क्या होता है? पुनर्जन्म उस व्यक्ति का होता है। अगर आपकी इंद्रिय इच्छा पूर्ण हो गई, आप अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह कर लिए, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति करके के अपने जीने की शैली को समाप्त कर लिया, सारी चीजें कर लिया, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब साधु महात्मा की आप बात करेंगे तो साधु महात्मा इससे परे है, वो अलग उनका। ठीक है, उनके चीजें अलग है, उनमें इनको हम लागू नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या होते हैं? वो शुरू से ही तपस्वी होते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश वो नहीं करते, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं करते। अगर आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी यौन इच्छाओं की पूर्ति होगी। ठीक, तो ये आपने समझा इतनी चीजें। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम का मतलब कर्तव्यों का निर्वाह समझते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष से रिलेटेड वीडियो बीए करेकर यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, पूरा को हमने विस्तार से समझाया है। अगर उन वीडियो को नहीं देखा तो आप चले जाइए देख लीजिए, बीए करेकर यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसको हमने विस्तार से समझाया है। ठीक है, चलिए, तो इसमें ऑप्शन जो क्या है? ऑप्शन इसमें नहीं दिखाई पड़ा। चौथा ऑप्शन इसमें था, ए का 4 होगा, यहाँ पे ए में 4 लिखा होगा, बी में क्या लिखा होगा? तो बी में 3 लिखा था, सी में आपका 2 और डी में 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमने बता ही दिया वैसे आपको सारी चीजें। अगला देखते हैं, गौतम गृहसूत्र में संस्कारों की संख्या कितनी है? तो गौतम जो है, गौतम धर्म सूत्र में क्या होता है? गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या कितनी है? तो 40 होती है। संस्कार बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि वह संस्कार जिसके द्वारा साधारणतः 5 वर्ष की आयु से बालक को अक्षर ज्ञान देना आरंभ कर दिया जाता है, उस संस्कार को हम क्या कहते हैं? तो उस संस्कार को हम क्या कहते हैं? उस संस्कार को विद्या आरंभ संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था कि वह संस्कार जिसे पूर्ण करने के बाद व्यक्ति द्विज हो जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को जनेऊ हम पहना देते हैं, उपनयन संस्कार जिस व्यक्ति का हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम द्विज कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति जनेऊ धारण कर लेता है उसको हम द्विज करते हैं। जनेऊ कौन धारण करता है? तो ब्राह्मण के बच्चे को 8 साल पर जनेऊ धारण कर लेना चाहिए। अगर कोई क्षत्रिय का लड़का है तो उसको 12 वर्ष पर जनेऊ धारण कर लेना चाहिए, गोपवीत धारण कर लेना चाहिए। और अब कहीं पहले वैश्यों को भी जनेऊ का पात्र बनाया जाता था, जनेऊ धारण करते थे। तो वो कितने वर्ष पर? उनके लिए जो है 15 से 18 इस प्रकार का वर्ष था, वो पहनते भी नहीं थे उतना वैसे लोग। ठीक है, तो जनेऊ क्या होता है? जनेऊ बहुत पवित्र वस्तु मानी जाती है। अगर जनेऊ आप नहीं पहने हैं तो आपको वेद वगैरह रामायण जो पवित्र ग्रंथ होते हैं हिंदुओं का, वो आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप जो है यज्ञोपवीत नहीं धारण किए हैं। तो शूद्र वर्ग के जो लोग हुआ करते थे पहले, वो जनेऊ नहीं धारण करते थे, इसलिए उनको वेद पढ़ने से वंचित रखा गया। जो किताबें थी वो सही से वो नहीं पढ़ पाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज कहते हैं कि उनको वंचित रखा गया। वंचित इसलिए रखा गया क्योंकि वो जनेऊ नहीं धारण करते थे। ठीक है, अगर वो जनेऊ धारण करते तो उनको हम द्विज में रखते, और जब द्विज में रखते तो द्विज व्यक्ति जो होते हैं वो जो है वेद वगैरह पढ़ने के उत्तराधिकारी होते हैं। लेकिन जनेऊ पहने तो उसका पालन भी बाकायदा से करना चाहिए उनको। जनेऊ का एक श्लोक आता है वेदों में
कि यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेयत सहजम पुरस्तात् आयुष समग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। इसका मतलब ये होता है मित्रों कि यज्ञोपवीत जो होता है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, यज्ञोपवीत बड़ा ही परम एवं पवित्र धागा होता है जो कि व्यक्ति को बाह्य और आंतरिक रूप से क्या कर देता है, पवित्र कर देता है। इसके संबंध में एक और श्लोक आपके सामने मैं बताना चाहूंगा कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सावाह्यभ्यंतरा शुचि। जब कोई व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है, यज्ञोपवीत धारण करने के तदुपरांत आचमनी से अपने ऊपर, अपने मुख में या फिर अपने ऊपर जल छिड़क लेता है तो वो आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अपवित्र पवित्रो व सर्व अवस्थाम गतो अपि वा, किसी भी अवस्था में व्यक्ति हो, सर्व अवस्थाम गतो अपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सावाह्यभ्यंतरा शुचि, वो व्यक्ति किसी भी अवस्था में है, कहीं पर बैठा हुआ है तो वो पवित्र माना जाएगा, यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है। और आचमन और पंचपात्री मतलब आचमनी पंचपात्री से तांबे का जो बर्तन होते हैं उनसे आप जो है आचमन कर लेते हैं 3 बार, उसके बाद में आप पवित्रीकरण आपका हो जाता है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो वही होता है। तो उपनयन संस्कार जो होता है, व्यक्ति द्विज हो जाता है उपनयन संस्कार के बाद, यानी जनेऊ धारण करने के बाद। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि जिस संस्कार को पूरा करने के साथ ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसको हम विवाह संस्कार कहते हैं। ध्यान रखेंगे आश्रम जो होता है कितने प्रकार का होता है। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम कौन सा होता है, गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आश्रम होता है मित्रों संन्यास आश्रम। क्या, संन्यास आश्रम। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो जब विवाह संस्कार पूरा हो जाता है, जैसे ही व्यक्ति का विवाह होता है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। उससे पहले उसका क्या होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। ठीक है। तो व्यक्ति 0 से लेकर के, जब 0 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष का होता है, पुराणों में ऐसी व्यवस्था करी गई कि 0 से 25 वर्ष का जो बच्चा होगा वो क्या होगा, ब्रह्मचर्य आश्रम होगा उसका। उसके बाद में 25 से लेकर के 50 वर्ष का जो बच्चा होगा मतलब व्यक्ति होगा वो कैसा होगा, वो गृहस्थ आश्रम में होगा। और जो 50 से 75 वर्ष का होगा, इनके बीच का होगा, वो कैसे वो होगा, वो वानप्रस्थ आश्रम में होगा उस समय। ठीक है। और उसके बाद में 75 के बाद जो 100 होता है, 75 से 100 यानी 75 के बाद जितना भी जिए वो, उसके बाद का सारा वो क्या होता है, संन्यास आश्रम होता है। ध्यान रखेंगे। तो आश्रम व्यवस्था यही होती है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या कितनी है, 40 है। इसकी बिल्कुल भी मत करें क्योंकि मैं जो बातें बीच में बताता हूं वो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है। तो गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या कितनी है, 40 है। जबकि बौधायन गृह सूत्र में जो है कितनी संख्या है, 13 संख्या बताई गई है किसकी, संस्कारों की। ठीक है। संस्कार जैसे पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, जातकर्म संस्कार, सीमांतोनयन संस्कार, कर्णवेद संस्कार, ठीक है, केशांत संस्कार जो है, उसके बाद निष्क्रमण संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, गोदान संस्कार, ठीक है, विवाह संस्कार, समावर्तन संस्कार, इस प्रकार से बहुत सारे संस्कार होते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार जिसको हम उपनयन संस्कार कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के तमाम प्रकार के संस्कार होते हैं। ठीक है। तो गौतम धर्म सूत्र में 40 बताए गए हैं, जबकि यहाँ पे नीचे देखिए बौधायन गृह सूत्र में कितने बताए गए हैं, 13। तो 13 बौधायन गृह सूत्र में क्या होते हैं, संस्कार होते हैं। जबकि हिंदू परंपरा में अगर हम बात करें तो हम 16 संस्कारों को मानते हैं। और यही 16 संस्कार जो होते हैं, जब आपके विवाह होता है हिंदुओं में, तो विवाह के एक दिन पहले भत्तवान होती है। भत्तवान में देवी देवताओं को बांधने की प्रक्रिया होती है। उसमें हम जो है कोहबर वाले घर में 16 पिंडियां लगाते हैं। वो 16 पिंडियां 16 संस्कार का जो है बोध करवाती हैं। साथ ही साथ वो 16 माताओं को इंगित करती हैं। कैसे कि गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मातरोलोक मात्रा, धुति, पुष्टि, अस्थता, तुष्टिरात्मना, कुल देवता, गणेशेनाधिका होता, वृद्धो पूजा, खोडसा। ठीक है। इस प्रकार से खोडस माताएं होती हैं जो एक एक संस्कार में जो है अपनी शक्तियों को प्रदान करती हैं। तो हर एक संस्कार को एक एक माताएं ली हुई हैं और इसीलिए 16 पिंडियां कोहबर वाले घर में बांधी जाती हैं। विवाह के एक दिन पहले पंडित जी आते हैं, बंधवाते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इतनी बात को। तो वही 16 संस्कार होते हैं। तो कुल मिलाकर के पूछा जाए कि हिंदुओं में मान्यता कितनी संस्कारों की है, तो 16 संस्कारों की है। ठीक है। अगला हम देखते हैं राजबली पांडे की पुस्तक का क्या नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि राजबली पांडे जी हैं, उनकी पुस्तक का क्या नाम है। तो राजबली पांडे ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है हिंदू संस्कार।
तो हिंदू कल्चर नामक पुस्तक, अंग्रेजी में कल्चर ऑफ हिंदूज, अगर कल्चर ऑफ हिंदूज आ जाए, फिर हिंदू संस्कार नामक पुस्तक आ जाए, किसने लिखी? राजबली पांडे ने लिखी। किसने लिखी मित्रों? राजबली पांडे। ये कहाँ के समाजशास्त्री हैं? इंडिया के समाजशास्त्री हैं। अगला प्रश्न देखिए, उपनयन संस्कार को हम क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार को हम यज्ञोपवीत या जनेऊ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यज्ञोपवीत या जनेऊ कहते हैं। अभी हमने यज्ञोपवीत के बारे में बता दिया। और जब किसी व्यक्ति का यज्ञोपवीत हो जाता है तो वो क्या कैसा हो जाता है? वो द्विज बन जाता है। ठीक है, और दीक्षा जो होती है किसी व्यक्ति की, जब तक किसी व्यक्ति का यज्ञोपवीत नहीं होगा तब तक उस व्यक्ति को दीक्षित नहीं माना जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। बौद्धायन गृहसूत्र के संस्कारों की संख्या कितनी है? 13 है, हमने बता ही दी। आगे चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक, जबकि एक हरित धर्म सूत्र होता है, उसके अनुसार संस्कार 2 भागों में संस्कार को बांटता है। 2 भागों में संस्कार को बांटता है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका होगा यहाँ पे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। कौन सा प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से क्या करिए? मिलान करिए, कूट में दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करिए। बड़े ही ध्यान से करना, कोई ये कठिन नहीं होता है, बहुत ही सहज होता है। बस आपको 2 पता हो, जैसे कि मान लिया हमें ए और बी पता था कि ए का कितना होगा, ए का 2 होगा और बी का कितना होगा? 4 होगा। तो ए का बी और मतलब बी का 4। देखिए, तो यहाँ पे ए का 2 और बी का 4, बस इसी 2 में मिलेंगे। ये 2 आपको पता होंगे तो लास्ट वाले आपके खुद ही पता हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। चलिए देखते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है, हमने बताया, तो ब्रह्मचर्य जो आश्रम होता है कि उसका क्या मतलब होता है? तो ब्रह्मचर्य, सबसे पहले आश्रम मैं बता दूं आश्रम क्या होता है, उसके बाद में इसको देख लीजिएगा, आप खुद ही आप कर लेंगे। तो पहले जो आश्रम होता है, हमने अभी बताया कि 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। पहला आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। दूसरा आश्रम कौन सा है? पहला गृहस्थ आश्रम। दूसरा कौन सा आश्रम? सॉरी, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यासी। तो एकदम सीरियल लिखा। चलिए, मैं फर्जी में बताने वाला था आपको सारी चीजें। देखिए यहाँ पे सीरियल से सारा लिखा हुआ है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है मित्रों? ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। व्यक्ति क्या होता है? मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास भी होता है। तो व्यक्ति का शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास किस में होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है। 0 से 25 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति का मानसिक एवं शारीरिक विकास हो जाता है। तो पहले का यहाँ पे 2 लगा है, मानसिक विकास। ठीक है, दूसरा देखिए गृहस्थ आश्रम। दूसरा, जैसे ही हमारी शादी हो जाती है, पंच महायज्ञों की मूर्ति हो जाती है, ठीक है, वहीं से हम क्या हो जाते हैं? जैसे कि हमारी शादी जैसे हो जाती है, हम किस आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। या फिर जो है हमारे जो है यौन इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, हम क्या हो जाते हैं? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचर्य वहीं पे समाप्त हो जाता है, तो वहां से ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब पंच महायज्ञों की मूर्ति, मतलब विवाह हो गया। विवाह में आपने देखा होगा जो है क्या होता है? सप्तपदी और पंच वाक्य। तो 7 वाक्य कन्या मांगती है और 5 वाक्य जो होता है वो पुरुष मांगता है कन्या से। दोनों पे जो है वादा होता है, उसमें सप्तपदी का श्लोक होता है। 5 लोगों को हम क्या करते हैं? जो पंचमम ध्रुवमा लोक है, ध्रुव तारा को दिखाते हैं। और जो वहाँ पे जो है सारी चीजें होती हैं, अग्नि, वायु, जल, छित, इन सबको हम क्या करते हैं? क्या मानते हैं? गवाह मान करके शादी करते हैं कि 7 जन्म का रिश्ता है ये। ठीक है, इसीलिए तो हिंदुओं में तलाक जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। 1955 ईस्वी में बाद में सरकार ने कानून बना दिया, विवाह विच्छेद अधिनियम, तो उसके तहत विवाह विच्छेद होने लगे हैं, नहीं पहले नहीं था। ठीक है चलिए, तो गृहस्थ आश्रम होता है वो। ठीक, तो वही पंच महायज्ञों की मूर्ति, मतलब वही होता है, विवाह से संबंधित है। ठीक, तीसरा मतलब होता है वानप्रस्थ आश्रम, वन की ओर प्रस्थान करना। और वन की ओर प्रस्थान करें, जो रास्ते में व्यक्ति मिलते जाते हैं उनको वन की ओर प्रस्थान करने में व्यक्तियों को, वो जो गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम में जो उनको अनुभव प्राप्त हुआ है व्यक्तियों को, उन अनुभवों को क्या करते हैं? वो बताते हुए जाते हैं। तो वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? जंगल की ओर प्रस्थान करो, और जंगल की ओर प्रस्थान करते करते क्या करें? वो जो व्यक्ति मिलते जाए उनको किस प्रकार का ज्ञान देते हैं? जो उनमें उनमें अनुभव किया है, उन्होंने अनुभव किया है गृहस्थ आश्रम में रह करके, ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके। ठीक है, साथ ही साथ लास्ट वाला आश्रम होता है संन्यास आश्रम। और संन्यास आश्रम में व्यक्ति मोक्ष की तैयारी के लिए क्या करता है? भजन, मनन, कीर्तन, चिंतन इत्यादि किया करता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो देखिए, इसका बा करेक्ट होगा, आपके सामने मिलान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए इसको, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहीं से सारा का सारा प्रश्न इधर उधर से आपका बन जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए,
आगे आपका प्रश्न आ गया कि उत्तर प्रदेश के एक गांव किशनगढ़ी का अध्ययन किसने किया। तो उत्तर प्रदेश के का एक गांव है किशनगढ़ी, उसका अध्ययन किसने किया था। 4 वैज्ञानिक हैं, डी.एन. मजूमदार, मेकिम मेरियट, ऑस्कर लेविस, एस.सी. दुबे। यहाँ पे टिक ही लगा हुआ है, ऑप्शन इसका बा है। मेकिम मेरियट महोदय ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश के एक गांव किशनगढ़ी का क्या किया है, अध्ययन किया है। और अध्ययन करने के तदुपरांत उन्होंने वहाँ की सारी जो सांस्कृतिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं इत्यादि विशेषताएं थी उनको उन्होंने बताया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ग्रामीण सामाजिक संरचना की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो व्यक्ति होती है। सबसे छोटी ग्रामीण सामाजिक संरचना की इकाई क्या होती है, क्या होता है, व्यक्ति होता है। व्यक्ति के बाद में क्या होता है, परिवार होता है व्यक्ति का। परिवार के बाद में क्या होता है, नातेदारी होती है। नातेदारी के बाद में क्या होता है, नातेदारी के बाद में क्या होता है, आपकी जो है पटीदारी होती है। पट के बाद में क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत के बाद क्षेत्र पंचायत। ठीक है, क्षेत्र में क्या होता है, क्षेत्र के बाद में आपका क्या होता है, तो जिला पंचायत होता है। इस प्रकार से आपका बटा हुआ होता है। तो ग्रामीण सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, व्यक्ति होती है। दूसरी परिवार, तीसरी नातेदारी, चौथी क्या होती है, पटीदारी, पांचवी क्या होती है, ग्राम पंचायत, छठवीं क्या होती है, क्षेत्र पंचायत, सातवीं क्या होती है मित्रों, तो आपका जिला पंचायत। इस प्रकार से होता है ग्रामीण सामाजिक संरचना की इकाइयां। आगे हम बढ़ते हैं और प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है। कौन सा है, आप सोचिए एक मिनट, कौन सा है, टिक लगा नहीं तो आप सोचते हैं अभी। मुंबई है, सभी को पता, बम्बई, मुंबई। ठीक है, पहले बम्बई कहा था, मुंबई कहा था, सबसे बड़ा यही ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। सॉरी। अगला प्रश्न है कि ग्राम नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ग्राम में नगर जो शब्द, ये दोनों शब्द जो है कॉम्बो में, मतलब इन दोनों शब्दों को मिला ले, ग्राम में नगर, ये एक ही शब्द माने, तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, गालपिन, एक महोदय है गालपिन समाजशास्त्री, इनके द्वारा क्या किया गया, ग्राम में नगर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। ध्यान रखेंगे, नगर से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था कि नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं। किसी नगर के चारों ओर जो घेरे हुए ग्रामीण इलाके होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उपनगर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपनगर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, तो उपनगर। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात, उसको हम उपनगर कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों की ओर चर्चा करते हुए बढ़ते हैं आगे। देखें, दलितों के लिए अनुसूचित जाति, दलितों के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो दलितों के लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, साइमन कमीशन भारत आए थे। साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसने ही जो है अनुसूचित जाति का प्रयोग किया दलितों के लिए। ठीक है, दलितों के लिए जो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, एसटी, ठीक, सॉरी एससी, तो शेड्यूल कास्ट शब्द जो है प्रयोग किया अनुसूचित जाति किसने किया, साइमन कमीशन ने सबसे पहली बार किया। ध्यान रखेंगे इतनी बात को आप। ठीक है, और अगला प्रश्न आगे देखिए आप। अगला प्रश्न है कि भारत में दलितों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो भारत में दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है। अगर मैं बात करूँ सबसे अधिक दलित कहाँ पे पाए जाते हैं सर्वाधिक संख्या में, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन इसका दा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। तो पहले होता था कि एक घाट पे ब्राह्मण और एक शूद्र का लड़का पानी नहीं पीता था, या फिर क्षत्रिय और ब्राह्मण जहाँ पीते थे पानी, वहाँ पे शूद्र वैश्य इत्यादि को पानी पीने के लिए जो शेड्यूल कास्ट थे उनको पानी नहीं पियाता था। उनका कुआं अलग होता था, ब्राह्मणों का कुआं अलग होता था। तो ऐसी जो है ये छुआछूत की, हाँ ब्राह्मण को अगर छू लिए तो वो नहीं करेंगे सारी चीजें, या फिर इस प्रकार से जो प्रथाएं चलती रहती थी छुआछूत, तो उसी को छुआछूत कहते हैं। ठीक है, आप मुंशी प्रेमचंद्र की जब कभी कभी आप गोदान वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको विधिवत मिल जाएगी। उसमें त्रासदी है, जीवन की त्रासदी का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो वही वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में दलितों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में होती है। अस्पृश्यता निरोधक जो अधिनियम है वो 1955 ईस्वी में पारित हुआ। और ध्यान रखेंगे, अस्पृश्यता का अंत पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 17 में है। कभी कभी पूछा जाता है किस भाग में है, तो भाग कौन सा है, भाग 3 है। भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 आपसे संबंधित नहीं, लेकिन फिर भी जान लीजिए, संघ एवं उसका राज क्षेत्र। भाग 2 क्या है, नागरिकता। भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार। और इसी मौलिक अधिकार में आपका आता है अस्पृश्यता का अंत।
कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकता कि तुम अपवित्र हो, तुम मुझे नहीं टच कर सकते, तुम मुझे नहीं छू सकते। ठीक है, छुआछूत जैसी कोई समस्या नहीं है भारत समाज में, भारतीय समाज में अब नहीं बची। उसके लिए 1955 ईस्वी में कानून भी बना है। साथ ही साथ हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि वो कहीं भी किसी भी क्षण जा सकता है और कोई भी चीजें कर सकता है। उसमें मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं करे कि जो जिससे राष्ट्रीय खतरा उत्पन्न हो। तो अस्पृश्यता अब नहीं रह गई, भारत में खत्म हो चुकी है लगभग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब कब अधिनियम कब आया था? 1955 इसमें। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत का जो है खात्मा हो जाना, यानी अनटचबिलिटी जो होती थी उसको खत्म कर दिया गया। इसका इसका अंग्रेजी क्या होती है? अस्पृश्यता का अनटचबिलिटी होती है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने जनजातियों की समस्याओं का मूल कारण उनके शोषण का परिणाम माना है? तो किसने जनजातियों की समस्याओं का मूल कारण उसके शोषण का परिणाम माना है? तो AR देसाई महोदय ने जनजातियों की समस्याओं का मूल कारण माना है कि उनका शोषण किया गया था। ठीक है, तो वही उनका कारण माना है। उनकी समस्या जो आज वर्तमान में थी, जो है सारी चीजें दी गई उनको, क्या बोलते हैं उसको, आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई, तो उसका कारण यही मानते हैं कि उनका शोषण किया गया था उच्च जातियों के द्वारा। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्थानांतरणशील कृषि का संबंध किससे होता है? तो जनजातियों से होता है। स्थानांतरणशील खेती कौन करता है? जनजातीय क्षेत्र वाले करते हैं। और स्थानांतरणशील कृषि होती क्या है? तो जंगल में आग लगा करके और फिर उस पर खेती करना क्या कहा जाता है? स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। मतलब इसका ये होता है कि जंगल है, जंगल को पहले काटते हैं, उसके बाद में काटने के बाद में अगर काटने का यंत्र है तो काटेंगे, नहीं है तो उसमें आग लगा देंगे। आग लगाने के बाद में खेती करेंगे और जब तक खेत जो उपजाऊ होगा तब तक वहाँ पे खेती करेंगे। जैसे खेत की उर्वरक क्षमता क्षीण होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, फिर वो खेत वहाँ पे छोड़ देंगे जनजाति लोग और अलग जा करके अलग जगह पे बसेंगे। अलग जगह पे फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, फिर वही चीज़ें करेंगे। फिर जब उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार से स्थानांतरण करते रहते हैं वो लोग, इसीलिए इस प्रकार की कृषि को हम नाम देते हैं स्थानांतरणशील कृषि। ये प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न आपका भूगोल से भी संबंधित है और किससे संबंधित है? आपका सोशियोलॉजी से संबंधित है, क्योंकि जो भूगोल का सेकंड पेपर होता है उसमें भी मानव भूगोल आप पढ़ते हो। मानव भूगोल में जनजातियों का अध्ययन हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, जनजाति या प्रजाति, ठीक है, उनका अध्ययन करते हैं। और इसके अंतर्गत भी हम जनजातीय क्षेत्रों का अध्ययन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? समाजशास्त्र। समाज में कौन रहता है? मनुष्य रहते हैं, तो मनुष्य में जनजाति भी आते हैं, तो इसलिए जनजातियों का अध्ययन इसमें भी करते हैं। तो जनजाति कौन सी कृषि करती है? स्थानांतरणशील कृषि करती है। तो इसलिए ये जो है प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, तो इतना लिंक करके जब प्रश्न पूछते हैं एग्जामिनर, ठीक है, इतना लिंक करते हैं इधर उधर, तब वो जा करके एक प्रश्न बनाते हैं। चले हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में हर एक आध बार जरूर पूछे गए हैं। ठीक, देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। इन पर इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे नहीं जाएंगे आपसे कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। एक आध प्रश्न आप में आ जाएगा, लेकिन इसलिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ क्योंकि इससे आपके 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। किससे? इतने से आपके 4 से 5 प्रश्न तैयार होंगे। इनमें से 5 क्या और ज्यादा ही प्रश्न तैयार होंगे। मैं बहुत सारी चीजें बता देता हूँ बीच में, और जो बीच बीच में मैं चीजें बताता हूँ उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए, बिल्कुल उसको एकदम से ध्यान लगा करके सुनेंगे आप, तभी आपको पेपर में अच्छे से अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि मैं जो बात बताता हूं बीच बीच में वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, चलिए, तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग का आयोग के जो अध्यक्ष थे वो काका कालेलकर थे। कौन थे? काका कालेलकर थे। किसके अध्यक्ष? तो प्रथम किसके? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। और प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग था वो कब आया था? 1953। 1953 ईस्वी में नियुक्त हुआ था प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। जबकि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आता है। और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? द्वितीय पिछड़ा वर्ग के जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है मित्रों? बीपी मंडल। और ध्यान रखेंगे बीपी जो सिंह है, बीपी सिंह, ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। बीपी मंडल कमेटी बनी थी, ठीक है, उसी के तहत द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, उसी को बीपी मंडल के नाम से हम जानते हैं। ठीक, तो प्रथम पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति कब हुई? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति 1953 ईस्वी में, यानी गणतंत्रता के 3 साल बाद। ठीक है, 1951-52 में चुनाव थे, चुनाव के 1 साल के बाद में पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग अध्यक्ष जो है काका कालेलकर की मतलब देखभाल में 1953 ईस्वी में एक जो है बनाया गया क्या आयोग,
और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, काका कालेलकर, और 53 में आया, 1953 में, ठीक है। उसके बाद में 1900 किसमें, 1989 में, सॉरी 1979 में, 1979 में, ठीक है, 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आता है, यानी दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल करते हैं। बीपी मंडल कौन है, ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, बीपी सिंह, तो वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसको बीपी मंडल भी कहा जाता है और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है, ठीक। तो आइए देखते हैं और इनमें बातें। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन, काका कालेलकर। द्वितीय सत्य शोधक समाज के ज्योतिबाई फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबाई फूले ने की। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की, तो बीपी मंडल ने की। और द्रविड़ कड़गम जो पार्टी थी, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो पेरियार रामास्वामी ने। पेरियार रामास्वामी ने किस पार्टी की अध्यक्षता की है, तो द्रविड़ कड़गम पार्टी की क्या की है इन्होंने, अध्यक्षता की, किसने, पेरियार रामास्वामी ने, ठीक। ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन इसका बा बिल्कुल करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं। और ध्यान रखेंगे, जो पिछड़े वर्ग से संबंधित जो शब्द प्रयोग में लाया गया, पिछड़ा वर्ग शब्द कब आया था, तो पिछड़ा वर्ग जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो 1917 से 1918 ईस्वी के बीच में किया गया था। किस बीच में, तो 1918 से 1920, सॉरी 1917 से 1918, 1917 से 1918, ठीक है। इसमें क्या किया गया, सर्वप्रथम ये पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। पिछड़ा वर्ग किसको कहते हैं हम, ओबीसी, सॉरी हाँ ओबीसी, मतलब ओबीसी मतलब क्या होता है, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो अदर बैकवर्ड कास्ट मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमने बताया था जो है एससी शब्द का प्रयोग किसने किया था, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था, साइमन कमीशन ने। साइमन कमीशन कब आया था, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पिछड़ा वर्ग मद्रास में सबसे पहली बार पिछड़ा वर्ग संघ की स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी में ही हो गई थी, ठीक है। आज़ादी के बाद में तो ये आपके काका कालेलकर 1953, उसके बाद में 1979 में जो है बीपी मंडल द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की ओर देख लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने मित्रों आ गया। अगला प्रश्न है आपका कि किस धर्मशास्त्र में यह कहा गया कि स्त्रियों को बचपन में पिता का संरक्षण, युवा अवस्था में पति का संरक्षण तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना आवश्यक होता है। तो किस धर्मशास्त्र में कहा गया है, तो किसमें कहा गया है, मनुस्मृति में यह बात कही गई है कि क्या होता है, स्त्रियों को बचपन में पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, साथ ही साथ युवा अवस्था में पति के संरक्षण में रहना चाहिए और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, क्योंकि एक मानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई भी लिखी है इसके संदर्भ में कि भा बरखा जिम फूट कियारी, भई स्वतंत्र बिगड़ी सब नारी। जैसे बारिश के महीने में जब पानी बरसता है तो पानी बरसते हुए हर एक व्यक्ति के जो किसान के खेत की मेढ़े होती हैं वो कट जाती हैं, यानी जो क्यारियां छोटी छोटी बनी होती हैं हर एक खेत में, वो क्यारियां कट जाती हैं और हर एक खेत, सबके खेत में पानी समान रूप से भर जाता है, बराबर बराबर, इधर उधर, मतलब इनके खेत का पानी उनके खेत में जा रहा है, उनके खेत का उनके खेत में, इस प्रकार से सब मिक्सचर हो गया, इधर उधर सब तरीके से भर गया। तो उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं जिस प्रकार बारिश के महीने में भा बरखा जिम फूट कियारी, जब बरखे के महीने में बारिश होता है तो जिस प्रकार से क्यारियां फूट करके इधर उधर जो है पानी उन खेतों में से बहने लगता है, ठीक उसी प्रकार से यदि नारी को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, नारी को अगर स्वतंत्र कर दिया जाएगा तो क्या होगी, इधर उधर विचरण करने लगेंगी, मतलब जैसे पानी इधर उधर बहने लगता है उसी प्रकार से, ठीक है। मतलब स्त्रियों को स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसी बात की पुष्टि करते हुए मनुस्मृति में लिखा गया, मनुस्मृति में क्या लिखा गया कि स्त्रियों को बचपन में क्या किसके संरक्षण में रहना चाहिए, तो किसके, पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, युवा अवस्था में पति के संरक्षण में रहना चाहिए और जब वृद्धावस्था हो जाए स्त्री की तो पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। क्योंकि स्त्री जो होती है सर्वत्र पूजनीय हमारे भारतीय समाज में मानी जाती है, लेकिन अगर आप स्त्रियों को क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, मतलब स्वतंत्र छोड़ देते हैं, खुला मतलब स्वतंत्र छोड़ देते हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है आपको कुछ दिन के बाद में सामाजिक समस्या से जूझना पड़ेगा। सामाजिक समस्या जैसे कि विवाह विच्छेद की समस्या से आपको जूझना पड़ेगा, घर में झगड़े होंगे,
उसका मानसिक जो है जो तनाव होगा वो भी बढ़ेगा, पत्नी का भी, पति का, दोनों में शक की भावनाएं पैदा होंगी। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी स्थितियां बन सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा कूट में दिए गए उत्तरों में से सही जोड़े इंगित करने वाले उत्तर का चयन कीजिए। देखें यहाँ पे सुधारक है, इस यहाँ इधर प्रयत्न है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या किया गया? स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है स्त्री शिक्षा। अगले ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू समताकारी सामाजिक कानून। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, क्या बात कही गई कि संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा और धर्म पर आधारित अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार दिया गया है? तो किस में दिया गया है मित्रों? अनुच्छेद 28 दिया गया, 29 दिया गया, 30 दिया गया और 27 दिया गया। तो ध्यान रखेंगे 27, 28, ठीक है, 26, 25, ये सब कैसे अधिकार हैं? इन सब में जो है आपका दूसरा अधिकार पाया जाता है। कौन सा अधिकार पाया जाता है? शिक्षण, सॉरी, इसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आ जाते हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यकों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था, मतलब अल्पसंख्यकों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 29 और 30 में दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे बात 29 और 30 दोनों ऑप्शन में है। अब बात क्या कर रहा है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने अनुसार शिक्षण संस्था खोल सकते हैं। जैसे कि मुस्लिम लोग जो हैं वो मदरसा खोले हुए हैं, उनको अधिकार प्राप्त है, उनका मौलिक अधिकार है मदरसों को खोलना। किसके अनुसार? अनुच्छेद 30 के अनुसार। अनुच्छेद 30 के अनुसार जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, भारत में हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक नहीं है, इसलिए आपने कोई ऐसा स्कूल नहीं देखा हो जिसमें गीता का पाठ पढ़ाया जा रहा हो। आपने कोई स्कूल ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें रामायण की चौपाई पढ़ाई जा रही हो। आपने कोई ऐसा स्कूल नहीं देखा होगा जिसमें देवी भागवत पुराण की कथा और उसमें श्रीमद् भगवत महापुराण की कथा, श्री रामचरितमानस का पठपान करवाया जा रहा हो। लेकिन आपको ऐसे जरूर स्कूल मिलेंगे जिसमें मदरसे, उसमें उर्दू से संबंधित शिक्षा, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती। क्यों दी जाती है? क्योंकि उनको, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है, जिसको हम मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। और मौलिक अधिकार उनको प्राप्त होता है, अल्पसंख्यकों के लिए प्राप्त है 29 और 30 में। 30 में क्या कहा गया? 30 में ये कहा गया कि अल्पसंख्यक लोग क्या होते हैं, अपने धार्मिक जो है क्या खोल सकते हैं, धार्मिक स्कूल खोल सकते हैं, उसमें पढ़ाई वो अपने जो है अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। उसमें राज्य क्या करेगा? अनुदान भी दे सकता है। जबकि पहले के अनुसार अनुच्छेद 29 में क्या बात कही गई? अनुच्छेद 29 में यह कहा गया कि कोई भी अल्पसंख्यक का बच्चा जो है, मान लिया कोई मुस्लिम, कोई जैन, कोई पारसी, कोई बौद्ध, इस सभी का कोई बच्चा है, वो किसी स्कूल जो भारतीय सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा उसको फंडिंग दी जा रही हो, कोई ऐसा स्कूल हो, मान लिया कोई यूनिवर्सिटी हो जो सरकारी हो, या फिर कोई सरकारी स्कूल हो, उसमें किसी मुस्लिम बच्चे को, किसी जैन बच्चे को, किसी बौद्ध, किसी पारसी या फिर किसी अल्पसंख्यक के बच्चों को दाखिला करने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। ठीक, क्या नहीं कर सकता? तो रोक नहीं सकता। तो उनको यह अधिकार प्राप्त है कि भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे किसी भी शैक्षणिक अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 ये कहता है कि वे अपने धर्म से संबंधित स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, जिसमें वो अपनी धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक, लेकिन क्या क्या कंडीशन है? उससे किसी दूसरे धर्म को हानि ना पहुंचती हो, ये बात भी कही गई है उसमें, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, मुस्लिम शरीयत अधिनियम कब पास हुआ? तो मुस्लिम शरीयत अधिनियम जो पास हुआ 1937 ईस्वी में पास हुआ। मुस्लिम शरीयत अधिनियम क्या होता है? 1937 में पास हुआ, जो है सारे लोगों ने करवाया, जिन्ना वगैरह ने मिलकर के सारी चीजें, मुस्लिम शरीयत अधिनियम। जब अंग्रेज सरकार थे 1935 में भारत शासन अधिनियम बना, उसके अनुसार से सारी चीजें करवाई जाने लगी। तो उसमें जो है बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के समुदाय के लोग थे जो पाकिस्तान वगैरह की मांग शुरुआत से ही मन में ध्येय बनाए हुए थे कि पाकिस्तान हमको, यानी मुस्लिमों के लिए एक अलग कंट्री चाहिए। तो 1937 ईस्वी में उन्होंने कहा कि हमारे लिए अलग कानून बनाए जाएं। तो मुस्लिमों के लिए अलग कानून बना, हिंदुओं के लिए हिंदू का कानून अलग बना। लेकिन हिंदू का जो कानून है
उसमें लगभग जो है वही कानून था, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस थे, बाकी सब वही था। लेकिन शरीयत कानून जो है तुर्की, जो इधर के जो इलाके हैं, जो मिडिल ईस्ट के इलाके हैं, जैसे कि सऊदी अरब, यमन, ओमान, कुवैत, बहरान, ठीक है, ये सारे हैं, इराक, ईरान, ये सारे जो एरियाज हैं, ठीक है, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, ये सारे जो जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे मुस्लिम जो एरियाज है, मुस्लिम कंट्रीज है, वहाँ पे शरीयत के अकॉर्डिंग नियम चलता है। उसी नियम को ये लोग यहाँ पे फॉलो करवाना चाहते थे, ठीक है। तो 1937 में मुस्लिम शरीयत अधिनियम आया। अब एक जो है समान सिविल नागरिक संहिता जो आने वाली है, मतलब कि जो है कॉमन सिविल कोड की स्थापना बहुत जरूरी भी है भारत में होना, क्योंकि हर एक धर्म के व्यक्तियों के लिए जो है समान जो है न्याय मिले। ये नहीं कि ये मुस्लिम है तो उसको इस प्रकार का न्याय, वो हिंदू है तो उसको इस प्रकार का न्याय, ये बौद्ध है, पारसी है तो इस प्रकार का न्याय, कि सबके लिए न्याय कैसा होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले और हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने कब पृथक, तो केंद्र सरकार ने कब पृथक से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ स्थापित किया, तो मतलब अलग से केंद्र सरकार ने अलग से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की स्थापना कब की, तो कब की है, 1983 ईस्वी में की। ऑप्शन इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए कि 2000, अगला प्रश्न है मित्रों आपका कि 2001 की जनगणना के अनुसार क्या दिया गया है, कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट ईसाई जनसंख्या थी। तो 2001 की अगर जनगणना के अनुसार हम देखें तो 2.3% जो है लोग ईसाई थे। तो 100 अगर व्यक्ति भारत में रहे, मतलब सॉरी हाँ 100 व्यक्ति रहे तो उनमें से 2.3% लोग ईसाई हैं, मतलब 2 से 3 लोग लगभग ईसाई हैं भारत में, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण, उनको मैं बताना चाहूंगा। अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में कब घोषित किया गया, किस वर्ष को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष, तो 1975 ईस्वी को हम अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किए हैं, ठीक है, 1975 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे इस बात को। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ, तो 1992 ईस्वी में हुआ। किसमें हुआ, 1992 ईस्वी में क्या हुआ है, तो 1992 ईस्वी में किसका स्थापना हुआ है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। स्त्री शक्ति के सशक्तिकरण की नीति कब बनी, 2001 में बनी। भारत सरकार के द्वारा स्त्री शक्ति पुरस्कार का प्रारंभ किया गया, 1999 ईस्वी में देना प्रारंभ किया गया। एक पुस्तक है, बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, मतलब हिंदू संस्कृति में, हिंदू सभ्यता में जो औरतों की स्थिति है, उनकी पोजीशन जो है वो किस प्रकार से है। ये पुस्तक लिखी किसने लिखी, A.S. अल्तेकर। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया था 2020 के परीक्षा में। A.S. अल्तेकर महोदय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। आगे हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों की ओर बड़े तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका मित्रों, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि जननांगी का पिता किसे कहा जाता है, तो जननांगी का पिता किसे कहा जाता है, मालथस को कहा जाता है। किसको, मालथस को जननांगिकी का पिता कहा जाता है। और जननांगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो गुइलार्ड महोदय ने जननांगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। लेकिन जननांगिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो जननांगिकी का पिता मालथस महोदय को हम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अति जनसंख्या का निम्न में से कौन सा कारण है, तो भारत में अति जनसंख्या का जो निम्न में से कारण है वो कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए जो अति जनसंख्या है उसका कारण कौन सा है, गर्म जलवायु, अज्ञानता, अशिक्षा, सरकारी उदासीनता, धार्मिक विश्वास। तो यहाँ पे देखिए गर्म जलवायु भी कहीं ना कहीं पे महत्वपूर्ण भूमिका है, और अज्ञानता, शिक्षा के कारण भी ये सारी चीजें होती है, और धार्मिक विश्वास भी होता है। इसमें ऑप्शन जो है सरकारी उदासीनता पे यहाँ पे नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे फॉलो होती हैं। गर्म जलवायु के कारण भी जनसंख्या बढ़ती है, अज्ञानता के कारण भी बढ़ती है, अशिक्षा के कारण भी बढ़ती है, धार्मिक विश्वास के कारण भी बढ़ती है। कि पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, वो प्रयास करते रहते हैं, और जब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तब तक उनके लड़के होते रहते हैं, ठीक है। तो यही बात होती है। तो ज्यादातर अगर इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, 4 ऑप्शन है, उसमें इनमें से सभी नहीं दिया गया। हालांकि महत्वपूर्ण फैक्टर निभाएंगे थोड़ी, लेकिन अगर मैं बात करूं मेन तौर पर भारत में अति जनसंख्या का जो कारण है वो धार्मिक विश्वास है।
धार्मिक विश्वास क्यों है? हिंदुओं में ये होता है कि एक लड़का चाहिए जो कि आग देने के लिए हो, मतलब कि जब पिता हो तो पिता को पुत्र के द्वारा आग दी जाती है, जब तक पुत्र के द्वारा आग नहीं देती तब तक पिता की आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। तो वो जो है हिंदुओं में पुत्र होना अति आवश्यक माना जाता है। मुस्लिमों की मैं बात करूं तो मुस्लिमों में क्या होता है, मुस्लिमों में तो ये सारी व्यवस्थाएं वैसे भी नहीं है। वो लोग जो है पता नहीं कितना चाहते हैं कि कितनी बच्चे, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसा नहीं करते, लेकिन लगता है वो यहीं पे जो है पहले कितने आबादी में थे, यहाँ पे 2 से 2.5% के आबादी में थे, ठीक है, अब कितना है तो 15 से 17% हो गए हैं। तो ये क्या है, ये जनसंख्या वृद्धि बढ़ा रहे हैं, जनसंख्या क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, जनसंख्या में खूब तेजी से वृद्धि है। क्या धार्मिक विश्वास है, ये सोचते हैं कि इतनी जनसंख्या बढ़ा दो, इतनी जनसंख्या बढ़ा दो कि और कोई उसमें रह ही ना जाए, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता दूषित है, पाकिस्तान की ओर से सोचते हैं, वो पाकिस्तान जैसा सोचते हैं कि यहाँ केवल बच्चे पैदा करो। बच्चा पैदा करने से क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी, इंडिया में गरीबी बढ़ेगी, उसमें से तुम्हारे बच्चे ही खाने को तरसेंगे। मान लिया 4 बच्चे आपके हैं तो चारों को एक एक पैंट शर्ट दिलाना पड़ेगा आपको, लेकिन उनमें से मान लिया अभी 2 ही बच्चे आपके थे तो 2 ही को, मतलब 2 ही पैंट शर्ट आपको दिलाना पड़ेगा। आप ये क्यों नहीं सोचते? आपके कारण से क्या होता है, भारत की जीडीपी ग्रोथ नहीं कर पाती है। मैं एक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म में ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन जो है कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग ऐसे हैं, वो आपके हैं, आप भी मुस्लिम हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई उसमें, मैं उसमें छुपाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप में वो सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, उसमें सुधार कर किया जाना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लड़के बच्चे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जो है क्या हो रही है, बहुत सारे उपकरण भी मौजूद हैं मार्केट में, तो उन सभी का प्रयोग आपको अभी नहीं, अशिक्षा के कारण से होता है। मैं समझता हूँ अशिक्षा है, अज्ञानता है, सारी चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं जानते या फिर उसमें जो है विश्वास नहीं करते, बहुत सारी फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि उसको बढ़ावा देते हैं। लेकिन कुछ मानसिकता ऐसी है जो पाकिस्तानवादी विचारधारा से प्रेरित लोग हैं, वो भी बच्चा पैदा करने के लिए बहुत प्रेरित रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें, चलिए धार्मिक विश्वास, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे मित्रों, तो इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कर रहा हूँ क्योंकि धार्मिक विश्वास यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर निकलेगा। तो धार्मिक विश्वास से भारत में अति जनसंख्या का कारण बना है, ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न देखिए, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो भारत एवं पाकिस्तान की जनसंख्या, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो डेविस महोदय ने ये पुस्तक लिखी है, ऑप्शन इसका आ करेक्ट होगा। अगली पुस्तक है एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक माल्थस महोदय ने लिखी है। किसने लिखी है? माल्थस। ध्यान रखेंगे जननांगी के पिता कौन है? माल्थस महोदय। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ कर दिया गया था 1952, जैसे ही पहला चुनाव हुआ 1951-52, वैसे ही परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। परिवार नियोजन के तहत बहुत प्रकार के उपकरण समाज में दिए गए, हर एक जो है दुकान पे, मार्केट पे, मेडिकल स्टोर पे आपको मिलेंगी वो सारी चीज़ें, जो है नसबंदी की व्यवस्था, बहुत सारे पिल्स वगैरह, गोलियां वगैरह आने लगी है, बहुत सारी चीज़, उपकरण, व्यवस्थाएं, चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, जनसंख्या में हम रोक लगा सकते हैं, ठीक। तो एन एस ए प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इस पे किसने लिखा? माल्थस महोदय ने लिखा है इसको, ठीक है। और माल्थस महोदय कहते हैं कि भारत में जनसंख्या, यानी भारत में नहीं, पूरे, मतलब मैं बात करूं वर्ल्ड की, तो जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ती? जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, लेकिन जो साधन होते हैं यूज करने के, वो समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। गुणोत्तर समांतर श्रेणी क्या, 1 मिनट में समझ लीजिए। तो गुणोत्तर श्रेणी मतलब 1 2, उसके बाद में 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये है क्या? गुणोत्तर श्रेणी। मतलब क्या होता? दुगुना दुगुना करते चले जाओ ऐसे, ठीक है। ये हो गई क्या? गुणोत्तर श्रेणी। जबकि जो समांतर श्रेणी होती है 1 2 3 4 5 6, ये है क्या? समानांतर श्रेणी। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा 1 होगा, इनके बीच का डिफरेंस चेंज होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना होगा? 4 होगा, यहाँ पे कितना होगा? 8 होगा। डिफरेंस ऐसे बढ़ता जाता है, चला जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इतनी बात को, ठीक। तो ये कहते हैं माल्थस महोदय कि ये जो जनसंख्या होती है इस प्रकार से बढ़ती है, 1 2 4 8 16 इस प्रकार से बढ़ती है, लेकिन जो उसके साधन होते हैं उपकरण करने के, मान लिया कि मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल की मैं बात कर लूँ, अगर जनसंख्या बढ़ रही है 1 2 3 4 8 16, तो मोटरसाइकिल कैसे बढ़ेगी? 1 मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल, 3 मोटरसाइकिल, 4 इस प्रकार से बढ़ेगी, ठीक। ध्यान रखेंगे। तो उपकरण के साधन समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं, उपयोग के साधन समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं, जबकि जनसंख्या किस श्रेणी में बढ़ती? गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ती, कहने का मतलब ये है, ठीक। तो ये बात आपको, आपके ध्यान में आ गई कि एन एस ए ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसकी रचना है? माल्थस की रचना है। तो भारत की जनसंख्या
सॉरी भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी बनाई गई इसको मद्देनजर रखते हुए। और कब बनाई गई? 1974 ईस्वी में बनाई गई थी। ठीक है, किस में बनाई गई थी? 1974 ईस्वी में बनाई गई थी। आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई है? तो 243 के का में 243 एक में क्या की गए है? हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई है। क्वेश्चन ये भी पूछाता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कौन है? तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, भारत की राजकीय भाषा हिंदी है और राज्य भाषा हिंदी है। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार के सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार के देश सबसे बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है। सबसे नंबर 1 पे सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे कनाडा है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? तीसरे नंबर पे चाइना है। चौथे नंबर पे कौन सा है? अमेरिका है। चौथे नंबर पे। पांचवें पे कौन है? पांचवें पे आपका ब्राजील है। छठवें पे कौन सा है मित्रों? छठवें पे ऑस्ट्रेलिया है। और आकर के 7वें पे आपका क्या होता है? भारत होता है। ध्यान रखेंगे इतनी बात को। अगला प्रश्न देखिए आप, रिजले के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति का नाम क्या है? तो रिजले के अनुसार जो सबसे पुरानी जो प्राचीन प्रजाति है भारत की, उसको हम द्रविड़ियन प्रजाति कहते हैं। क्या उनसे प्रजाति? द्रविड़ियन प्रजाति। द्रविड़ लोग कहाँ के होते हैं? ये तमिलनाडु, यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे कर्नाटका और यहाँ पे जो है तेलंगाना वगैरह, यहाँ पे थोड़ा सा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा होते हैं। तो यही सब द्रविड़ नाडु के देश है, मतलब जो है ये द्रविड़ एरिया में आते हैं, द्रविड़ियन प्रजाति के लोग हैं। ठीक है, ये बहुत प्राचीन प्रजाति है भारत की। जबकि ये कहाँ से आया था? ये जो भूखंड था ये मेडागास्कर, जो अफ्रीका से ये जो है आया था। ठीक है, जियोग्राफी में सारी चीजें आप पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में। अगला प्रश्न है कि भारत को प्रजातियों का संग्रहालय कहा जाता है। भारत को प्रजातियों का संग्रहालय कहा जाता है। संग्रहालय मतलब इकट्ठा रहने का, बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं, क्योंकि भारतीय जनसंख्या में विभिन्न प्रजातियों का समूह का मिश्रण होता रहा है। क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार के लोग आते रहे, डच जो है जो EDPDF जो करके बहुत सारी कंपनियां भी आई, हर एक क्षेत्र के लोग आते रहे, मुस्लिम आक्रांता आए, तुर्क आक्रांता आए, ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे आक्रांता आते गए, तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मिश्रित होती गई। ठीक है, उसके बाद में मंगोलाइड भी आए। ठीक है, उसके मतलब हर क्षेत्र से जो है यहाँ पे हमला ही हुआ भारत पे, क्योंकि सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो इसमें क्या हुआ? विभिन्न प्रजातियों का मिश्रण हो गया। तो इसलिए क्या कहा जाता है? भारत को प्रजातियों का संग्रहालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संग्रहालय मतलब इकट्ठा, बहुत सारी प्रजातियां आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, मिश्रित प्रजाति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका मित्रों यहीं पे, अगला प्रश्न है कि निम्नांकित सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा इन सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, जाति का जो प्रजातीय सिद्धांत है किसने दिया है? रिजले महोदय ने दिया है, यानी A का 2 सही होगा। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? रिजले ने दिया है। जाति का जो व्यावसायिक सिद्धांत दिया था वो नेस्फील्ड महोदय ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? नेस्फील्ड महोदय से। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न वैसे आपको ऐसे पूछ लेगा कि जाति का प्रजातीय सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया है? किसने दिया है? तो जाति का प्रजातीय सिद्धांत रिजले ने दिया। और इस प्रकार से, इसलिए यहाँ पे 4-5 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जाति के व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया? नेस्फील्ड ने दिया। जाति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत किसने दिया? तो जाति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत किसने दिया है? घुरिये महोदय ने दिया। किसने दिया है? घुरिये महोदय ने दिया है। अगले है जाति का धार्मिक सिद्धांत किसने दिया है? तो होकार्ट महोदय ने दिया। ठीक है, किसने दिया? होकार्ट महोदय ने दिया। ध्यान रखेंगे इतनी बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आया कि किसने कहा है, किसने कहा मित्रों कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप होता है? किसने कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप होता है? लूसी मेयर, मैलिनोवस्की, बोगार्डर्स या वेस्टरमार्क? किसने कहा? तो मैलिनोवस्की महोदय ने कहा कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप होता है, रहा था और रहेगा। ये किसने कहा है? तो मैलिनोवस्की महोदय ने कहा। 2020 का पेपर उठा करके देख लीजिए, ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन इसका बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर विवाह से तात्पर्य उस विनिमय से होता है अंतर विवाह से तात्पर्य उन विनिमय से होता है जिसमें अपने में से ही विवाह का साथी चुनना अनिवार्य होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? डॉक्टर रिवर्स महोदय का। ऑप्शन इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
तो डॉक्टर कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह का जो उद्देश्य होता है वो क्या क्या होता है, धर्म का पालन करना, प्रजा संतान की उत्पत्ति करना होता है, प्रजा को बढ़ाना, संतान की उत्पत्ति करना होता है, रति या फिर आनंद की अनुभूति करना होता है। ठीक है, तो उपरिक्त सभी होता है। तो विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं, सभी होते हैं, उपरिक्त डी सभी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू विवाह का परंपरागत स्वरूप कैसा है। प्रश्न पूछाता है कि हिंदू विवाह का परंपरागत स्वरूप कैसा है। तो हिंदू विवाह का परंपरागत स्वरूप कैसा है, प्रजापत्य विवाह का है। ठीक है, हिंदू विवाह का परंपरागत स्वरूप कैसा है, प्रजापत्य विवाह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा आता है कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित हुआ। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हिंदू विवाह का उद्देश्य पूछा था नहीं है, तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा उसमें, एक आप मतलब 3-4 ऑप्शन मैं दूं, आप बताएंगे। हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, रति नहीं होगा, या फिर संतानोत्पादन नहीं होगा, या फिर संविदा नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा, संविदा नहीं होगा। बिल्कुल सही आपने सोचा, संविदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि संविदा मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है संविदा का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मुस्लिम विवाह का एक भाग होता है। मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट हिंदू मैरिज कैसी है, हिंदू मैरिज कैसी है, एक संस्कार होती है। तो मुस्लिम विवाह एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, यानी समझौता है, संविदा पर होता है। लेकिन जो हिंदू विवाह होता है वो एक संस्कार होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। तो हिंदू विधवा जो विवाह अधिनियम है वो कब पारित हुआ था मित्रों, तो वो पारित हुआ था 1856 ईस्वी में ही पारित हो गया था। किसमें पारित हुआ था, 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। और शारदा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो शारदा अधिनियम जो पारित हुआ था वो पारित हुआ था मित्रों 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, किसमें पारित हुआ था, 1929 ईस्वी में पारित हुआ। जबकि दहेज निरोधक जो अधिनियम था वो पारित हुआ था 1961 ईस्वी में। दहेज निरोधक अधिनियम कब, 1961 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्नों की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न देखिए, मिताक्षरा नियम के अंतर्गत पुत्र को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाता है। मिताक्षरा जो होता है एक टीका है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा नामक टीका लिखा गया। ये प्रश्न जो है कंपलसरी हर एक मतलब हर बार पूछा जाता है, मिताक्षरा टीका किसने लिखा, मिताक्षरा टीका किसने लिखा, तो विज्ञानेश्वर ने लिखा। किसने लिखा, विज्ञानेश्वर ने लिखा। मिताक्षरा का टीका किसने लिखा, विज्ञानेश्वर ने लिखा। ये किससे संबंधित है, उत्तराधिकार से संबंधित है। मिताक्षरा का टीका किससे संबंधित है, उत्तराधिकार से संबंधित है। तो वही पूछा जा रहा है कि मिताक्षरा नियम के अंतर्गत पुत्र को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाता है पैतृक संपत्ति पर अधिकार, उत्तराधिकार से संबंधित है। तो जो पिता की संपत्ति होती है वो जन्म से ही प्राप्त हो जाती है मिताक्षरा टीका के अनुसार। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाती है, जो पिता की सारी संपत्ति है उस पर अधिकार प्राप्त हो जाता है, किसका, लड़के का। अगला प्रश्न देखिए, मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार में सर्वाधिकार संपन्न होता है। तो मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार में जो सर्वाधिकार संपन्न होता है वो माता के द्वारा संपन्न होता है, मतलब माता मुखिया होती है। ये पूछा गया है कि मातृसत्तात्मक व्यवस्था में प्रधान कौन होता है घर का, तो वो माता होती है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त परिवार में यह संबंध बहुत मधुर एवं निकटता का होता है। तो संयुक्त परिवार में संबंध जो होता है बहुत मधुर एवं निकटता का होता है। कौन सा संबंध इनमें से, तो इनमें से सास बहू का संबंध होता है, या ननद भौजाई का संबंध होता है, देवर भाभी का, या फिर दादा पोते का। तो संयुक्त परिवार का जो सबसे मधुर संबंध होता है वो देवर और भाभी का होता है। किसका किसका होता है, देवर और भाभी का जो संबंध होता है वो संयुक्त परिवार को भी बनाए रखता है। अगर जो है देवर और भाभी, देवर और भौजाई या फिर भाभी, अगर एक दूसरे से मन मिल रहा है, दोनों लोग एक दूसरे मतलब एक दूसरे को मतलब बैठता है उनसे, दोस्त है एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे में झगड़ा नहीं हो रहा, तो संयुक्त परिवार बना रहेगा, संयुक्त परिवार का विघटन नहीं होगा। ठीक है, तो भाभी और देवर का जो रिश्ता होता है संयुक्त परिवार में बड़ा ही मधुर होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त परिवार बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। संयुक्त परिवार क्या करता है, बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। कैसे करता है, क्या क्या देकर के करता है संयुक्त परिवार, तो सामाजिक जीवन की शिक्षा देकर के करता है, नियंत्रण एवं अनुशासन देकर के करता है, उचित पालन और पोषण करके करता है। तो ऊपर सभी करेक्ट आंसर होगा इसका, सामाजिक जीवन की शिक्षा देकर के, नियंत्रण एवं अनुशासन देकर के, उचित पालन पोषण कर करके संयुक्त परिवार बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए यहाँ पे मिलाना, देखिए अवधारणा एक है, दूसरी विशेषताएं हैं। तलाक हसन क्या होता है, तलाक हसन होता है इद्दत की अवधि। ध्यान रखेंगे, मुस्लिमों में 3 प्रकार के तलाक थे, तलाक बिद्दत,
ठीक है, सॉरी, तलाक़े आहसन, तलाक़े हसन और तलाक़े क्या होता था, तलाक़े बिद्दत। तलाक़े बिद्दत को ही 3 तलाक कहते हैं हम, जिसमें तलाक 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 व्हाट्सएप पे मारो काम खत्म फट से। जो है 3-4 साल 5 साल 10 साल 20 साल का रिश्ता था, तलाक़े बिद्दत के तहत 3 बार व्हाट्सएप पे लिखो तलाक तलाक तलाक, खत्म मामला। ठीक है, तो वही था। तलाक़े बिद्दत को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो तलाक़े जो हसन होता है वो इद्दत की अवधि से संबंधित है। तलाक़े आ हसन में क्या होता था, तलाक़े आ हसन में जो है आपको कितने दिन का मोहलत मिलता है, तो 90 दिन का डायरेक्ट मोहलत मिल जाता था। और तलाक़े आ हसन में 90 दिन के बाद में अगर आप चाहते हैं तो फिर से, मान लिया 90 दिन पहले आपने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, उसके बाद 90 दिन तक वो अलग रहेगी, पत्नी कहीं पे भी रहे, मायके में रहे, अपने कहीं पे रहे, और मायके में रहते हुए क्या हो, अगर 90 दिन के बाद में आपको एहसास हो जाता है कि आपने तलाक गलत जो दिया, तलाक नहीं देना चाहिए था, फिर से प्रेम आता है उस पत्नी के प्रति, तो आप फिर से जो है उसको अपनी पत्नी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता 90 दिन के बाद में, अगर फिर से आप जो है उसकी व्यवस्था करना चाहते हैं, तो उसको हलाल नामा एक आपने सुना होगा। ठीक है, हलाला। तो हलाला के तहत क्या होता है, हलाला में क्या होता है, इस जो पत्नी आपने छोड़ दी है, आप पत्नी को, जिस पत्नी को आपने छोड़ा है, अगर फिर से उसको आपको अपनाना है, आप भी चाहते हैं, तो फिर से किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करो जो आपके धर्म का हो। फिर से किसी व्यक्ति से विवाह करो, और विवाह करने के बाद में फिर से जब वो फिर विवाह कर दो किसी दूसरे व्यक्ति से, वो व्यक्ति फिर से उसको क्या पत्नी को क्या करे, तलाक दे। और जब फिर वो तलाक जो है पूरा हो जाएगा, तलाक की प्रोसेस पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद में आप उस पत्नी से विवाह कर सकते हैं, अपनी ही पत्नी से। तो ये इसको हलाला कहते हैं मुसलमानों में, हलाला। ठीक है, समझ में आई बातें। ठीक है, और जबकि तलाक़े हसन में क्या होता है, तलाक़े हसन में 30-30-30 एक महीने के अंदर जो है 30-30 90 दिन की ये होती है कि 30-30 दिन पर अगर मोह आ रहा है, प्रेम आ रहा है, तो आप जो है फिर से रिश्ता मधुरम कर सकते हैं। ठीक, और तलाक़े बिद्दत क्या था, तलाक 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 मारो काम खत्म। ठीक, तो वही तलाक़े हसन किससे संबंधित है, इद्दत की अवधि से। अगला है मुताह। क्या होता है, तो मुताह विवाह की पूर्व निर्धारित अवधि होती है। मुताह क्या होता है, जैसे कि जो है विवाह की जो पूर्व निर्धारित अवधि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुताह कहते हैं। मुस्लिमों में सारी व्यवस्थाएं होती है। निकाह क्या होता है, निकाह क्या होता है, मान्यता प्राप्त समझौता होता है। ये भी होता है, मान्यता प्राप्त समझौता को हम निकाह कहते हैं। ठीक है, जबकि महर यानी मेहर क्या होता है, तो विवाह से पहले निर्धारण होता है। मेहर की राशि तय करता है वर पक्ष वाले। मुस्लिमों में वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को, यानी जो पति होता है उसका जो लड़का होता है, लड़का कहता है कि हम इनको 5 लाख रुपए देंगे जब तलाक देंगे। मेहर की राशि इसलिए रखी जाती है, बाई चांस आप जो है उस पत्नी को तलाक दे रहे हो, क्योंकि यह व्यवस्था ये थी कि 3 तलाक का मुद्दा, जैसे कि तलाक तलाक तलाक, तो उसके मान तलाक दे दिया आपने, तो उसको क्या दोगे भाई, उसका भरण वो तो तुम्हारे जो है ऊपर आई थी कि हाँ, महिलाओं का कौन होता है, महिलाओं का उसका पति ही सर्वे सर्वा होता है। अब आपने छोड़ दिया तो किसके सहारे जीवन यापन करेगी। अब जब ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो क्या किया गया, मेहर की राशि तय की जाती थी कि अगर आप तलाक देते हैं तो मेहर की राशि पहले फिक्स कर देते थे विवाह के, कितनी 2 लाख 4 लाख 5 लाख होगी, और जब आप तलाक देंगे उसको, तो कागज पे लिखा रहता है कि 5 लाख जो है मेहर की राशि देने की बात आपने की थी, तो वही मेहर की राशि क्या करेंगे, तलाक देने के बाद में उसको देनी पड़ती थी। ठीक है, तो यही होती मेहर की राशि। तो मेहर की राशि पहले तय कर ली जाती है कि कितनी होती है। तो ध्यान रखेंगे, इतनी बात आपको क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में एंग्लो इंडियन परिवार कहा जाता है। तो भारत में जो है एंग्लो इंडियन परिवार किसको कहा जाता है, तो भारत में एंग्लो इंडियन परिवार कहा जाता है मिश्रित ईसाई परिवारों को। मिश्रित ईसाई परिवारों को, जो कि जिनकी जैसे कि जो ईसाई लोग हैं, चाहे जहाँ के भी हों, ईसाई लोग हैं, और वो क्या हो, भारत के यानी माता कोई भारतीय हो या फिर उसके पिता भारतीय हो, या और एक कोई मतलब विदेशी हो या फिर मतलब ईसाई हो, और शादी कर ली दोनों, उनका जो लड़का होगा वो क्या होगा, आंग्ल भारतीय होगा, यानी एंग्लो इंडियन होगा, जिसके लिए जो है किसमें, राज्यसभा में जो है 2 सीटें जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इतनी बात को। अगला देखिए, ईसाई परिवारों का स्वरूप है। तो ईसाई परिवारों का कैसा स्वरूप होता है, पितृसत्तात्मक होता है या फिर मातृसत्तात्मक, मातृ स्थानीय पिता स्थानीय, तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है ईसाई परिवारों में। अगला प्रश्न देखिए, गौंड जनजाति में सेवा विवाह का प्रचलन है। गौंड जनजाति में सेवा विवाह का प्रचलन है, यह कथन कैसा सही है,
असत्य है या विवादपूर्ण है या अर्थहीन है, तो सत्य है। गौंड जनजाति में सेवा विवाह का प्रचलन है, सत्य कथन है। अगला प्रश्न देखिए, जनजातियों में क्रय विवाह का एक दूसरा प्रतीक होता है, तो क्रय विवाह का एक दूसरा प्रतीक होता है सेवा विवाह कहते हैं। तो क्रय विवाह के दूसरे तरीकों को हम सेवा विवाह कहते हैं, ठीक है। पर भिक्षा विवाह हम उसको कहते हैं कि विवाह से पहले पत्नी क्या होती है, पति के घर पे जाती है या फिर पति पत्नी के घर पे जाता है और दोनों लोग अलग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और लिविंग रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे को समझते हैं 1-1.5 महीना तक, उसके बाद में शादी करते हैं। तो जनजातियों में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। जनजातियों में कैसी व्यवस्था होती है, किसी किसी जनजातियों में जो होता है परभिक्षा विवाह होती है, यानी पहले से दोनों लोग एक दूसरे को समझेंगे, 1-1.5 महीना साथ में रहेंगे, वो सेक्स वाली प्रक्रिया नहीं करेंगे, या फिर वो भी हो जाता है क्या, उसमें कोई उसमें ज़्यादा हेर फेर नहीं करता, लेकिन हाँ वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये कहा गया कि वो सारी जो है सेक्स वगैरह नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे को 1 महीने दोनों लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह के समझेंगे, लेकिन वो सारी पोजीशनें, सारी जो है क्रिया, अंतर क्रिया, प्रक्रिया सब होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भी प्रश्न पूछा जाता है, घोटुल नामक संस्था किसमें पाई जाती है मित्रों, तो मुरिया गोंड जो होती है उसमें क्या पाई जनजाति, उसमें घोटुल नामक संस्था पाई जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए मित्रों, आपने अभी तक सारी चीज़ समझा, इतने प्रश्न आपने समझा लगभग। और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे बता दिया कि घोटुल नामक संस्था पाई जाती है किसमें, तो वो किसमें पाई जाती है, मुरिया गोंड में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को, बिल्कुल, ठीक है। एक पुस्तक का नाम है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न देखेंगे, मैं चलते चलते बता रहा हूँ, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। 2021 के प्रश्न कौन सा है कि मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर KM कपाड़िया। 100% मारिए के कौन, KM कपाड़िया। मैरिज एंड फैमिली पुस्तक के लेखक, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, KM कपाड़िया। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2021 की परीक्षा में बिल्कुल पूछा जाएगा 100%, ठीक है। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपसे कि चिल्ला संस्कार है, चिल्ला संस्कार किसका संस्कार होता है, तो जैन संस्कार होता है। चिल्ला संस्कार किसका संस्कार है, तो वो चिल्ला संस्कार जैन संस्कार होता है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। चले, तो आपने अभी तक जो है समझा लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को, 100 से बहुत ज़्यादा प्रश्न हो गए। आपने लगभग जो है 150-200 प्रश्नों के आसपास समझा। हमने विस्तार से आपको हर एक प्रश्नों को विस्तार से समझाया, सारी चीज़ें बताई, उससे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, सारी बातें हमने आपको विस्तार से समझा दी। अब मित्रों, अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो आपके लिए सुटेबल है, आपको अच्छी लगी, वीडियो में प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है, अभी वीडियो अगर आपको नहीं अच्छी लगती डिसलाइक मारिए, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए, बिल्कुल ठोकिए लाइक फटाफट। वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में, अपने जितने भी ग्रुप्स वगैरह टेलीग्राम से लेकर के फेसबुक तक, जहां भी आप जुड़े हो हर जगह पे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी बच्चा BA फर्स्ट ईयर में आए तो उससे पहले ये वीडियो उस तक पहुंच जाए कि BA फर्स्ट ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावनाएं होती हैं और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, एग्जामिनर क्या सोच करके किन प्रश्नों को रखता है, किन किन प्रश्नों को रखता है, ये सारी बातें आपने वीडियो के अंतर्गत समझी, जानी और परखी। अब मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ध्यान ये भी रखेंगे कि जितने भी हमने सारे टॉपिक बताए हैं, लगभग इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें बहुत सारे वीडियो चैप्टर वाइज, इसमें लगभग हमने 15 से 16 चैप्टर बताए हैं, इसके सेकंड पेपर के पूरा का पूरा समझाया है। उस वीडियोस को देख लेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। डाउट क्या डाउट, तो इसमें भी कुछ नहीं बचा आपका, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।